आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। यह कहानी है एक मनोज पेठे वाले की। मनोज एक काशीपुर गांव में रहता था। मनोज के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो कद्दू उगाया करता था। जब कद्दू हरे हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी पत्नी मालती को दे दिया करता था और मालती कद्दू को काट कर चाशनी बनाकर उसमें कद्दू को डालकर कड़ी आंच पर पकाना पड़ता था। तब जाके मनोज के मशहूर पेठे बनते थे। मनोज इन पेठे को बाजार में ले जाया करता था। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, मनोज के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मनोज के स्वादिष्ट पेठे ले लो। जैसे ही मनोज आवाज लगाता, आसपास के सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले जाते थे और बाजार के दूसरे व्यापारियों को मनोज को देखकर बहुत जलन होती थी। मनोज अक्सर यह सोचता था, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू खूब बड़ी मेहनत से उगाता हूँ। एक बार मनोज अपने घर लौट रहा था कि अरे सौरभ बेटा, अरे चाचा जी, आप कितने दिन से तो याद कर रहा हूँ, अब जाके तुम मिले हो, चलो घर चलते हैं। मनोज अपने दूर के चाचा के साथ उनके घर गया। रागिनी, जरा पानी ले आओ। अभी लाई बाबा। रागिनी बहुत ही खूबसूरत थी। जब वह पानी लेकर आई तो मनोज उसको एकटक देखता ही रह गया। अरे पानी पियो बेटा। हाँ चाचा जी, और बताओ क्या हालचाल है, व्यापार कैसा चल रहा है? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं है। मैं भी उसी दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरे घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। तो समस्या क्या है? दूसरी शादी कर लो, मुझे कौन लड़की देगा? तुम हाँ तो बोलो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मनोज को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मनोज घर गया और उसने मालती की ओर देखा। एक मालती जो बदसूरत है और उसके चेहरे पर जोजियां भी हैं, और एक रागिनी जो इतनी खूबसूरत है। 1 महीने बाद एक मंदिर में मनोज और रागिनी की शादी हुई और वो लोग घर पहुंचे और अपने पति की दूसरी पत्नी देखकर मालती जोर जोर से रोने लगी। और उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरी शादी कर ली? तुम मुझे अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब निकलो मेरे घर से। मालती रोते हुए वहां से निकल गई। मनोज की नई पत्नी रागिनी हमेशा सजती सवरती रहती थी। मनोज को रागिनी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन, ये कद्दू लो और पेठा बना दो, कल से मैं वापस पेठा बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी। रागिनी ने कद्दू काटे और फिर चाशनी पकाने लगी। अरे बाप रे, इसकी गर्मी से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सबको डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। रागिनी ने कद्दू को चाशनी में डाला और छोड़ दिया। अगले दिन मनोज सारा पेठा बेचने निकल पड़ा और हमेशा की तरह जैसे ही उसने आवाज लगाई, सारे ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आए। पेठे ले लो, पेठे, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, मनोज के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगी। मनोज के स्वादिष्ट पेठे ले लो। मनोज घर गया। सारे पेठे बिक गए, और बना दो। रागिनी ने फिर से कद्दू चाशनी में डालकर छोड़ दिया। अगले दिन मनोज फिर से पेठे बेचने निकला। पेठे ले लो, आगरा के पेठे, मनोज के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मनोज के स्वादिष्ट पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी ग्राहक मनोज के पास नहीं आया। मनोज सोचने लगा, अरे ये क्या, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे हैं? मनोज शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। कितना खराब दिन है, एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पेठे में कुछ गड़बड़ तो नहीं? मनोज ने अपना एक पेठा उठाया और छक्का। थू 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 थू, बेकार स्वाद, इसलिए कोई ग्राहक नहीं आया। मनोज को रागिनी पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे घर गया। रागिनी, रागिनी, ये क्या है? वैसे कोई पेठा बनाता है? कद्दू पके तक नहीं है। मुझे जैसा आता था मैंने बना दिया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा समय बैठकर
इन कद्दू को पका नहीं सकती। मेरा चेहरा काला हो जाएगा, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और चेहरे की पड़ी है, और मेरा व्यापार उसका क्या? वो आप देखिए, आपका व्यापार है, आप खुद ही पेटे बना लीजिए। तुमसे लाख गुना अच्छी थी मालती। उसने मुझे कभी कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, और उसके पेटे इतने स्वादिष्ट थे। मैं ही मूर्ख था जो तुमसे शादी की। अगर अपने मुझसे शादी पेटे बनाने के लिए की तो पहले बता देते, मैं शादी ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के घर। रागिनी घर छोड़कर चली गई और अब मनोज अपनी गलती पर पछता रहा था। यह सब मैंने क्या कर दिया? मनोज को खूबसूरती के चक्कर में अपनी पहली बीवी से भी हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि असली खूबसूरती रंग रूप में नहीं बल्कि गुणों में होती है। 5 साल के सौरभ के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। सौरभ के मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। और तुम दादा दादी को ज्यादा परेशान मत करना। नहीं करूँगा। अपनी पैंट में सूसू मत करना। जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। सौरभ अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। सौरभ झाड़ियों में छुपा होता है। उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने सौरभ को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुपो और मैं आपको पकड़ लूंगा। ठीक है बेटा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनता चाहता हूँ। कुछ समय बाद सौरभ के मम्मी पापा लौट आते हैं। मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए हैं। हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसमें सूसू तो नहीं की? सौरभ अपने दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरफ पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन सौरभ के मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वह दोनों मर जाते हैं। सौरभ के दादा दादी सौरभ की परवरिश करते हैं। सौरभ जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वह दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वह सबकी खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन सौरभ हैकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। सौरभ तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है ताकि सांप का विष निकल जाए और वह पूरे शरीर में न फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से सौरभ वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, 2 लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून के कई बोतलें चढ़ चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून देने की वजह से कम हो गया है। तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में सौरभ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद सौरभ के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ न तो कोई खाना बनाने वाला है और न ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो। घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन सौरभ और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा सौरभ, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी। शालिनी जब सौरभ के घर जाती है तो वह सौरभ के घर पर सौरभ के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तब तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? सौरभ फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ क्या ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी कर लूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से सौरभ शालिनी को तैयारी कराने में जुट जाता है। वो दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं।
सौरभ शालिनी को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। शालिनी पुलिस का रिटेन टेस्ट पास कर भी लेती है और फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन शालिनी सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। दादी, मेरे सर पर चोट लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। शालिनी पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक शालिनी के सर की चोट भी ठीक हो जाती है। सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। शालिनी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने गोल को पाना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।